नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026। सो गाइज, यहाँ पे मैं पहले आपको हिस्ट्री की पूरी यहाँ पे थ्योरी देन कंप्लीट यहाँ पे तैयारी कराऊंगी, ठीक है ना। बाकी जो हमारे जीके के यहाँ पे सेशन है, जैसे ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले ये फिनिश करेंगे। सो यहाँ पे देखो, आज का जो चैप्टर है 8, जिसका नाम क्या है? राजपूत काल। बहुत महत्वपूर्ण है राजपूत काल। इससे पहले समझे कि अगर आपको ये बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, सो ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है भैया 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओनली वही बच्चा मैसेज करेगा जिसको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए। फालतू जो भी बच्चा मैसेज करेगा या फिर जो पीडीएफ से रिलेटेड वैसे ठीक है ना, अदर मैसेज करेगा, तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। सो सोच समझ कर कीजिएगा। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, पढ़ने वाले हैं, क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर अब जो है हम बात करते हैं राजपूत काल की। देखो, राजपूत जो काल है लगभग 700 से 1200 ईसा पूर्व में आता है, ठीक है ना। तो भैया पता है, मैंने वैसे बताया हुआ है कि जब कोई वंश आता है, ओब्वियसली यहाँ पे पहले किसी ना किसी वंश को वो पराजित करके तभी आता है, क्लियर है। तो इससे पहले हमने हर्षवर्धन देखा, तो बिल्कुल यहाँ पे हर्षवर्धन के बाद भैया भारत में राजपूत शक्तियों का उदय होता है, राजपूत काल आता है, ठीक है। चलो, कब आता है राजपूत काल? 1700 से 1200 ईसा पूर्व, ओके। चलो, अच्छा, राजपूत काल का समय लगभग कितना माना गया है? मैंने बताया है 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, सो प्लीज आप इसे ध्यान रखें। अच्छा, इस काल को कई पुस्तकों में भारत का अंधकार युग भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जो अंधकार युग है वो किस काल को कहा जाता है? तो वो यहाँ पे कहा जाता है किसे? राजपूत काल को। ध्यान रखना है, मैंने बताया है ये यहाँ पे हर्षवर्धन के बाद आता है भैया। हर्षवर्धन का यहाँ पे अभी इससे पहले हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, तो हर्षवर्धन का टाइम यहाँ पे फिनिश हो गया धीरे धीरे। फिर यहाँ पे गाइस क्या आता है? राजपूत काल आता है। उसका टाइमिंग मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे बताया बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं यहाँ पे जिसमें कि भारत का अंधकार युग कहा जाता है किसको? राजपूत काल को, ओके। चलो, ठीक है ना। चलिए आगे फिर क्या होता है, देखो यहाँ पर एक अग्निकुंड सिद्धांत दिया, किसने? चंद्रबरदाय के अनुसार। ध्यान रखना, चंद्रबरदाय के अनुसार एक अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया, जिसमें गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न हुए। यानी जो राजपूत काल हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अब जो है आपके 4 वंश आते हैं। तो ये 4 वंश कहाँ से आए, कैसे आए, इसके बारे में किसने बताया? तो एक यहाँ पे अग्निकुंड अभिलेख मानो इसको, या फिर सिद्धांत के ये होता है। तो यहाँ पे होते हैं कौन? चंद्रबरदाय। इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, किसके भैया? चंद्रबरदाय के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो गुरु वशिष्ठ है, इन्होंने माउंट आबू पर यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते टाइम में इन्होंने, ठीक है, अग्नि से 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न किए। पहला गुज्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले गुज्जर प्रतिहार को पढ़ेंगे, फिर इसके शासक कौन कौन हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही बिल्कुल चारों को हम अच्छे से यहाँ पर फिनिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, याद करने की ट्रिक क्या है इन चारों की? गुज्जर पर, चालू, चौहान। गुज्जर पर, गुज्जर प्रहार पर, परमार, चालू, चौहान, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी यहाँ पे। से चालुक्य और यहाँ पे चौहान तो है ही, तो गुज्जर पे क्या भैया? चालू, चौहान, ठीक है। गुज्जर पे चालू कौन सा है? यहाँ पे चौहान है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये चारों के चारों जो इसके वंश है राजपूत काल के। तो राजपूत काल में जो पहला वंश आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा आता है? अब पहला आता है गुज्जर प्रतिहार वंश। सो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। किसको पढ़ेंगे भैया? गुज्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे। देखो, जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, प्रारंभ में ये वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश है ये किसके सामंत थे? तो ये वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। अच्छा, गुज्जर प्रतिहार वंश का क्षेत्र कहाँ पर था? तो ये राजस्थान और यहाँ पे गुजरात के मध्य का क्षेत्र जो है, यानी राजस्थान और गुजरात में, ठीक है ना। गुज्जर प्रतिहार वंश का बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या था भैया? ये लोग रहते थे यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के मध्य क्षेत्र में, ठीक है। चलो, तो गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या है? यहाँ पर भीनमार
भीनमाल यानी कि भीनमाल, जो कि कहाँ पर थी, राजस्थान में। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन है गुज्जर प्रतिहार वंश किसके सामंत थे, वातापी के चालुक्यों के। दूसरा क्वेश्चन ये किस क्षेत्र में थे, राजस्थान गुजरात। तीसरा क्वेश्चन इसकी राजधानी क्या है, भीनमाल, और भीनमाल गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी, और ये कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। अभी मैंने बताया ना कि गुज्जर प्रतिहार वंश, जैसे ये 4 वंश यहाँ पर होते हैं राजपूत काल में, तो यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखो कौन कौन शासक आते हैं। फिर गुज्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम आता है। कौन आता है, नागभट्ट प्रथम। इसकी टाइमिंग है 725 से 760 ईसा पूर्व। गुज्जर प्रतिहार वंश का ये क्या होता है, संस्थापक। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है कि यहाँ से यही बनता है कि उसके संस्थापक कौन है, ठीक है ना। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम हो गया। टाइमिंग ध्यान रखना। अच्छा, जो नागभट्ट प्रथम है इसे मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है, और यहीं पर उज्जैनी शाखा का संस्थापक भी से कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। और इसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को बनाया था अपनी राजधानी। तो ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं कि नाग ने मल्लेच्छ भगाए, उज्जैन जालोर सजाए। यानी कि नाग ने मल्लेच्छ भगाए का मतलब है नागभट्ट प्रथम ने, इसे मल्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। और उज्जैन जालोर सजाए, उज्जैनी के ये संस्थापक है, जालोर सजाए, यानी यहाँ पे इसकी क्या है, राजधानी है। तो अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। जो नागभट्ट प्रथम है ये गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या है, शासक है। नागभट्ट प्रथम, इसकी टाइमिंग इतनी है, ठीक है ना। और ये भैया यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है, मलेच्छों का नाशक भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो है उज्जैनी शाखा के संस्थापक भी रहे, और जालोर को इन्होंने अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया, ठीक है। सारे यहाँ पे पॉइंट्स क्लियर है। अब इसके बाद शासक आता है गुज्जर प्रतिहार वंश में कौन, यहाँ पे कक्कुर और देवराज। कक्कुर और देवराज नागभट्ट प्रथम के क्या थे, भतीजे थे। अब थर्ड यहाँ पे कौन आता है, वत्सराज आता है। कौन आता है भैया, थर्ड नंबर पे यहाँ पे वत्सराज आता है। वत्सराज की टाइमिंग देखेंगे 780 से 795 ईसा पूर्व। क्या है, 780 से 795 ईसा पूर्व वत्सराज की टाइमिंग है। एक्चुअली वत्सराज को गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी तो मैंने बात की थी गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की, जो कि नागभट्ट प्रथम थे। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बने, यही तो है भैया हिस्ट्री, फिर क्वेश्चन अगर ये बने कि गुज्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, फिर यहाँ पर कौन होंगे, वत्सराज हो गए, ठीक है। उसके समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। देखो वत्सराज के समय ना कन्नौज के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए, भैया कन्नौज की भी हमने यहाँ पे पूरी हिस्ट्री हर्षवर्धन में पढ़ी थी कि वहाँ पर कैसे कैसे उसने, हर्षवर्धन ने उससे मतलब उसे पराजित किया और उसे कन्नौज लिया और वहाँ पे राज किया। फिर उसके समय, अब यहाँ पे वत्सराज के समय भी यहाँ पर भी कन्नौज के लिए 3 पक्ष में संघर्ष चल रहा था। 3 पक्ष किस किस के बीच में, यहाँ पर मैं बताऊंगी। देखो कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कि पाल वंश थे, गुज्जर प्रतिहार वंश थे, राष्ट्रकूट थे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। देखो वत्सराज ने पाल वंश का था धर्मपाल, इसको हरा दिया। फिर बाद में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से वत्सराज पराजित हुआ। बाद में जो यहाँ पे वत्सराज है, ठीक है, ये राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था, ये इसने इसको हरा दिया वत्सराज को। फिर वत्सराज की उपाधि क्या है, यहाँ पर रेनहिस्टिन और जेवराहा इनको कहा जाता है, ध्यान रखना। ट्रिक क्या है, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक छोटी सी यहाँ पे आपके लिए भैया जी ट्रिक भी है। क्या, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट कन्नौज की लूट, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट कन्नौज की लूट। देखो वत्सराज के शासन में क्या हुआ, कन्नौज पर लूट चल रही थी, त्रिपक्षीय यहाँ पे संघर्ष हो रहा था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल वंश को हरा दिया इसने, फिर राष्ट्रकूटों ने हरा दिया वत्सराज को, और फिर कन्नौज की लूट, ठीक है, कन्नौज को लूट लिया। क्लियर है, तो यहाँ पे सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब बात करेंगे यहाँ पे हम
नागभट्ट द्वितीय की। अभी तो देखो हमने नागभट्ट प्रथम की बात की, अभी हम नागभट्ट सेकंड की बात करेंगे। तो जो नागभट्ट यहाँ पे सेकंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया। देखो यहाँ पर ना भैया हर्षवर्धन से ही हम कन्नौज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे ये लोग कन्नौज को बस छीनना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। चलो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, एक मिनट थोड़ा भैया, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्या होता है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने? नागभट्ट सेकंड ने। उसके समय गुर्जर प्रतिहार शक्ति का विस्तार होता है। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष का पूरी तरह अंत हुआ। नागभट्ट द्वितीय ने नहीं किया था कन्नौज के लिए यह संघर्ष आगे तक भी चलता रहा। जैसे ऐसे कह देते हैं ना कि इसने अंत कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, अंत कुछ नहीं हुआ था, आगे तक भी फिर ये यहाँ पर लगातार चलता रहा। तो फिर देखो नागभट्ट द्वितीय आते हैं जो कि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के चौथे शासक है, ठीक है ना। और ये भैया क्या करते हैं अपने शासन में, जो नागभट्ट द्वितीय है तो इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके समय गुर्जर प्रतिहार शक्ति का विस्तार हो गया। भैया जैसा इन्होंने कन्नौज को जीत लिया, इसे राजधानी बना लिया, फिर जो तीन पक्षी वो संघर्ष चल रहा था वत्सराज के टाइम, कहते हैं कि वो समाप्त हो गया। लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने उसे समाप्त नहीं किया। कन्नौज के लिए यह संघर्ष आगे तक भी चलता रहा, यहाँ पर जारी रहा, ठीक है ना। फिर देखो धीरे धीरे क्या होता है। अभी यहाँ पर कौन आते हैं? मिहिर भोज आते हैं। कौन आते हैं? मिहिर भोज आते हैं। मिहिर भोज आते हैं 836 से 885 ईसा पूर्व, ठीक है। देखो कौन आते हैं? नागभट्ट सेकंड के बाद कौन आते हैं? मिहिर भोज आते हैं। अब भैया यहाँ पे मिहिर भोज क्या करता है? फिर मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका सबसे पावरफुल जो शासक है किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मिहिर भोज को। फिर इसके शासन में क्या होता है? अरब यात्री सुलेमान भारत आया। क्या होता है इसके शासन में? इसके शासन में अरब यात्री सुलेमान भारत आता है। फिर इसकी विशाल अश्व सेना क्या थी? उस समय बहुत फेमस थी। अच्छा इसकी प्रमुख उपाधि क्या क्या है? आदि वराह थी, ठीक है। एक मिनट रुकना, पढ़ा रही मैं, चल इतना मैं ये बना रही वीडियो, यहीं रहो, ठीक है। यहीं बैठ, इतना मेरे पास ही, ये बैठ के खुद पहन ले इधर, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको मिहिर भोज के बारे में। तो हम मिहिर भोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखो मिहिर भोज कब आता है? 836 से 885 ईसा पूर्व। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पावरफुल शासक माना जाता है। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। इसकी विशाल अश्व सेना बहुत फेमस थी मिहिर भोज की। इसकी प्रमुख उपाधि क्या थी? आदि वराह कहा जाता है इसको। अच्छा फिर यहाँ पे ग्वालियर अभिलेख होता है इसके काल में मिहिर भोज के। इसमें मिहिर भोज को ना स्वम लक्ष्मण का वंशज यहाँ पे बताया। यानी मिहिर भोज ने खुद को अपने आप, जैसा मैं कह दूं कि मैं तो ये हूँ फलाना हूँ ढिमकाना, मैं खुद ही अपने बारे में ये कह दूं कि मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से मिहिर भोज ने खुद को क्या कहा? लक्ष्मण का वंशज माना कि मैं लक्ष्मण की तरह हूँ, ठीक है ना भैया। तो मिहिर भोज से कैसे क्वेश्चन बनेगा? ये सबसे पावरफुल शासक था, ठीक है। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था मिहिर भोज के शासन में। तो यहाँ से ना ये क्वेश्चन बनेगा और इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी? महेंद्रपाल की। अब बात करते हैं किसकी? महेंद्रपाल। देखो महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या था? शासक था। इसके समय में राजकवि होता है राजशेखर। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और क्या? हरविलास। ये क्या है? राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं। एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक क्या है? कर्पूर की काव्य वाली बाल किताब भुवन में हरि, यानी कि कर्पूर की काव्य वाली बाल किताब भुवन में क्या? हरि। तो देखो हम महेंद्रपाल शासक की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक है। फिर यहाँ पे क्या होता है? महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक है ना। उसके बाद में इसके समय कौन राजकवि आता है?
राजशेखर, ठीक है। अच्छा, जो राजशेखर है उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश और क्या, हरविलास। यहीं पे इसकी मैंने आपको नीचे ट्रिक भी बता दी है, ठीक है ना। सो चलिए अब आगे देखो, आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? महिपाल के, ठीक है ना। चलिए अभी देखो हम महिपाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो महिपाल के समय भी राजकवि राजशेखर थे। कौन थे? महिपाल के समय भी राजकवि कौन होते हैं? राजशेखर होते हैं। उसके शासनकाल में क्या होता है? बगदाद का यात्री अल मसूदी क्या होता है? भारत आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो किसके शासनकाल में कौन भारत आया वो ध्यान रखना आपको। अब फिर यहाँ पे आते हैं कौन? यशपाल। यशपाल शासक आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के, ये भैया ये भी, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन है, गजब है। फिर यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसे क्या? चंद्रदेव ने पराजित किया था। अच्छा, चंद्रदेव ये गहेड़वाल वंश का संस्थापक था। फिर इसकी छोटी सी ट्रिक है, यश का अंत चंद्रदेव ने किया। यश का अंत किसने किया? चंद्रदेव ने, यानी कि यशपाल को किसने हराया? चंद्रदेव ने हराया, ठीक है ना। तो इस तरह ध्यान रखना है। यशपाल आते हैं, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश का ये अंतिम शासक माना जाता है। तो भैया ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसका अंतिम शासक कौन है? उसका अंतिम शासक यहाँ पर कौन है? यशपाल है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर आता है कौन? परमार वंश। अब यहाँ पर भैया जी आता है परमार वंश। परमार जो वंश है उसका क्षेत्र है मालवा, ठीक है। उसके संस्थापक है परमार वंश के कृष्णराज उपेंद्र राज। परमार वंश की राजधानियां उज्जैन और क्या यहाँ पे? धार। यहीं पे सियक द्वितीय हर्ष रचना क्या? नेषधीय चरितिनी की क्या है? रचना है परमार वंश में, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने गुर्जर प्रतिहार वंश तो फिनिश कर लिया, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम किसकी? तो बात कर रहे हैं यहाँ पर अब हम परमार वंश की। फिर क्या होता है भैया? परमार वंश में यहाँ पे शासक आते हैं वाकपति मुंज, ठीक है। इसको इसने क्या उपाधि दी? वाकपति अमोघ वर्ष। फिर धार में क्या होता है? मुंज सागर झील का निर्माण कराया किसने? वाकपति मुंज ने। अच्छा, होड़ों से भी संघर्ष किया, ठीक है, किसने? वाकपति मुंज ने। अच्छा, वाकपति मुंज के दरबार में अनेक विद्वान और कवि थे। क्या थे? अनेक विद्वान थे और कवि थे। तो वाकपति जो मुंज है इसे कौन कौन सी उपाधि दी गई? वाकपति अमोघ वर्ष की। धार में मुंज सागर झील का निर्माण किसने कराया? वाकपति मुंज ने। होड़ों से भी संघर्ष किया वाकपति मुंज ने। वाकपति मुंज के दरबार में अनेक विद्वान और क्या थे? कवि थे। अभी देखो इसमें प्रमुख दरबारी कवि भी होते हैं। पद्मगुप्त, धनजी, धनिक और हलायुध प्रमुख दरबारी कवि है यहाँ पे, ठीक है, जिसको कि नव संस्कार चरित और यहाँ पे 10 रूपक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसके दरबारी कवि कौन है। और देखो बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला जो चैप्टर है आपका, बस आपको क्या करना है लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना है। फिर यहाँ पे जो है परमार वंश में थर्ड यहाँ पर आते हैं शासक कौन? राजा भोज परमार। कौन आते हैं भैया जी? राजा भोज परमार आते हैं। ये क्या करते हैं? राजा भोज परमार वंश के सबसे फेमस और यशस्वी शासकों में से एक थे। अच्छा, इन्हें कविराज कहा जाता था। किसे? राजा भोज परमार को। इसकी राजधानी कौन सी थी? धार थी। उपाधि यहाँ पे नव विक्रमादित्य। राजा भोज ने धार पर क्या किया? शासन किया। उन्होंने धार में क्या? सरस्वती मंदिर भोजशाला का क्या किया? निर्माण किया। तो इस तरह राजा भोज परमार आते हैं। राजा भोज परमार वंश के सबसे फेमस और यशस्वी शासकों में से एक थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कविराज किसे कहा जाता है? राजा भोज को। राजा भोज ने राजधानी कौन से बनाई? धार बनाई। इसको उपाधि कौन से दी गई? नव विक्रमादित्य की। राजा भोज ने किस पर शासन किया? धार पर, ठीक है ना। और धार में इन्होंने किसका निर्माण किया? सरस्वती मंदिर का। चलिए इस तरह बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे बनते हैं हमारे। सो बस आपको क्या करना है? हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहना है। सो गाइस अब बात करेंगे यहाँ पे सरस्वती मंदिर। ये भोजशाला से संबंधित मूल सरस्वती प्रतिमा वर्तमान में ये जो है बंगीगम संग्रहालय में सुरक्षित बताई जाती है। अच्छा, राजा भोज ने भोजपुर में विशाल भोजपुर झील का निर्माण भी कराया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि राजा भोज ने, ठीक है ना, कहाँ पर भोजपुर झील का निर्माण कराया था? भोजपुर में,
ठीक है। फिर तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी कराया था राजा भोज ने, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है भैया कि तिरुभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण है ये किसने कराया था, तो ये भी राजा भोज ने ही कराया था। ओके, चलिए देखो राजा भोज की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो राजा भोज की प्रमुख जो रचनाएं हैं भैया, सरस्वती और कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति और विद्या विनोद, ये सभी की सभी जो यहाँ पर क्या है रचना है, तो भैया ये किसकी है, ये यहाँ पर राजा भोज की है। क्वेश्चन बनेगा सिद्धांत संग्रह किसकी रचना है, राजा भोज की, बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चालुक्य वंश के बारे में। सो गाइस, चालुक्य वंश को सोलंकी भी कहा जाता है, सोलंकी या चालुक्य वंश। इसका क्षेत्र था गुजरात में। सोलंकी या फिर चालुक्य वंश ने अपनी राजधानी बनाया अनहिलवाड़ या फिर अनहिलवाड़ा को, ठीक है। सोलंकी या फिर यहाँ पे चालुक्य से हम कह सकते हैं, दोनों इसके ही नाम है। इसके शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, वो है सोलंकी या फिर चालुक्य वंश ने। देखो अब अगर यहाँ पे आप चारों के चारों वंश अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आप बता पाएंगे इनके फैक्ट्स भी, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मूलराज प्रथम। यहाँ पे सोलंकी और चालुक्य वंश का संस्थापक था कौन, भैया मूलराज प्रथम। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को पराजित कर दिया। फिर विग्रहराज द्वितीय ने भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता मंदिर बनवाया। अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, जो ये मूलराज प्रथम है ये सोलंकी चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। जैसे हम यहाँ पर अभी हमने दो वंश पढ़े हैं, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश और परमार वंश, तो उनके भी संस्थापक कौन थे वो भी हमने देखा। तो भैया सोलंकी चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, ठीक है। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को हरा दिया। फिर हरा दिया जब विग्रहराज द्वितीय ने, इससे भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता मंदिर यहाँ पर बनवाया, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे भीमदेव प्रथम की और यहाँ पे मूलराज द्वितीय की। तो भीमदेव जो प्रथम है यहाँ पर जो है 1025 ईसा पूर्व महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। भीमदेव प्रथम के मंत्री कौन, विमल शाह ने माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है इसका निर्माण कराया। फिर मूलराज सेकंड आता है 1178 ईसा पूर्व में। मूलराज द्वितीय ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के निकट पराजित कर दिया और यहाँ पर इसने मोहम्मद गोरी की भारत में क्या की, शुरुआती अपराधियों में से एक थी। तो सारी चीज़ें हैं, मोहम्मद द्वितीय भी हमने मूलराज द्वितीय भी पढ़ लिया, भीमदेव प्रथम भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो जो भीमदेव यहाँ पे सेकंड है, जो भीम यहाँ पे द्वितीय है, भीम द्वितीय, ये 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुजरात पर इसने अधिकार किया। चौहानों के साथ इसने संघर्ष किया और यह अंतिम शासक था चौहान वंश का। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक द्वारा ही करवाया गया। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा जो भीम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था, 1195 में आता है, ठीक है, ये चालुक्य वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुजरात पर अधिकार किया किसने, भीम सेकंड ने। फिर जो भीम सेकंड है, देखो चालुक्य वंश भी हम इसे कह सकते हैं, साथ में यहाँ पर चौहान वंश भी, साथ में हम इसे चौहान वंश भी और सोलंकी भी, ठीक है ना, सोलंकी वंश भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, फिर ये भैया यहाँ पे चालुक्य चौहान सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम सेकंड। और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक द्वारा, इसके द्वारा ही यहाँ पर कराया गया था, ठीक है।
चलो भी देख लेते हैं चौहान वंश का क्षेत्र क्या है। चौहान वंश का क्षेत्र ये अजमेर और राजस्थान का क्षेत्र यहाँ पर है, इसकी राजधानी अजमेर है। ठीक है, अब देखो चौहान वंश का क्षेत्र जो है यहाँ पे अजय राज चौहान होता है, जो कि अजमेर नगर की स्थापना करके अपनी राजधानी इसे बनाता है। फिर गढ़ बिटली दुर्ग का निर्माण कराया इसने, और अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम पर चांदी के सिक्के भी चलवाए। किसने? इसने यहाँ पे। ठीक है, अजय राज चौहान ने। फिर यहाँ पे विग्रह राज चतुर्थ आता है, जिसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? विग्रह राज चौथे को। चतुर्थ की बात हो रही है। वह स्वयं भी कवि था। स्वयं ये विग्रहराज कवि था। इसकी रचना क्या है? हरिकेली नाटक बहुत पूछा जाता है। राजकवि इसके टाइम पे कौन थे? सोमदेव थे। अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण किसने कराया? विग्रहराज ने करवाया, जिससे ऐबक ने तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। फिर ऐबक ने इसे तुड़वा दिया और तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। फिर सोमदेव ने बीसल देव के सम्मान में क्या? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की क्या की? रचना की यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड आता है। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूरी देवी राजकवि इसके टाइम में चंद्रबरदाई, उपनाम इनका राय पिथौरा भी पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने प्रमुख युद्ध किए। पहला युद्ध तो महोबा का युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परम देव को पराजित किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महोबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान के और यहाँ पे परम देव के बीच हुआ महोबा का युद्ध, जिसमें कि कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान जीते। इसे एक रात्रि युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? महोबा के युद्ध को। फिर यहाँ पे इनका दूसरा युद्ध हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1192 में। अब क्या करेगा? इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी विजय हुआ। देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये किस किस के बीच होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध है कब होता है? 1191 में। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा तराइन का प्रथम जो युद्ध है ये किस किस के बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। तीसरा क्वेश्चन बनेगा तराइन का जो प्रथम युद्ध था इसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है? मोहम्मद गौरी इसमें हारता है। फिर यहीं पर जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है मोहम्मद गौरी जीतता है और मोहम्मद गौरी अब पृथ्वीराज को हरा देता है। तो इसका क्या है? अपोजिट है। ये 1191 में होता है, ये 1192 में होता है। ठीक है, सुपर ट्रिक यहाँ पर देख लो। 91 में तो जीतता है और 92 में हार होती है। किसकी? यानी कि 91 में जीतता है पृथ्वीराज चौहान और 1992 में हार होती है पृथ्वीराज चौहान की। अब हम 5वां पढ़ेंगे यहाँ पे गहड़वाल वंश। पांचों पढ़ेंगे गहड़वाल वंश। इसके संस्थापक होते हैं चंद्रदेव। इसकी राजधानी थी वाराणसी। सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के अभिलेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया। किसको? गहड़वाल वंश को। ठीक है, इसे चंद्रदेव को। गहड़वाल वंश में इसके संस्थापक चंद्रदेव हुए। तो चंद्रदेव ने राजधानी वाराणसी बनाई। चंद्रदेव को सबसे शक्तिशाली शासक माना गया यहाँ पे, जो गोविंद चंद्र है, चंद्रदेव भी कहते हैं इसको। और गोविंद चंद्र के अभिलेखों में उसे विविध विद्या विचार स्पति भी कहा गया। अच्छा, इसके मंत्री हुए कौन? फिर चंद्रदेव के यहाँ पे लक्ष्मीधर और कृत्तिक कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार के निर्माण मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया। तो देखो यहाँ से बहुत सारे, मैंने कहा इस सेशन में सारे के सारे क्या है? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स है। तो सारे के सारे फैक्ट्स यहाँ पे भैया जी रट डालो। ठीक है, अभी बात करेंगे जो जयचंद गहड़वाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन होता है? जो गहड़वाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक यहाँ पे जयचंद होता है। अच्छा, जयचंद के टाइम पे राजकवि श्रीहर्ष थे। अच्छा, यहाँ पे चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ये युद्ध होता है जयचंद और बनाम मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में क्या होता है? जयचंद की हार होती है और इसकी मृत्यु हो जाती है जयचंद की। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा
नहीं अभी तो बचा हुआ है, अच्छा वो बीच में ऐसे छूट गया। चलो फिर यहाँ पे 6 आता है क्या, चंदेल वंश आता है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक और नन्नुका होते हैं, ठीक है। क्षेत्र बुंदेलखंड जिसे प्राचीन समय में जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था। इसकी चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, प्रारंभिक राजधानी इसकी कालिंजर थी, बाद में राजधानी खजुराहो को इन्होंने स्थानांतरित कर ली, ठीक है ना। चलिए आगे देख लो। फिर यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं भैया चंदेल वंश, और इसमें फिर राजा धंग शासक आते हैं। कौन? राजा धंग शासक होते हैं यहाँ पे। राजा धंग के समय में कालिंजर से खजुराहो को राजधानी बनाया गया। फिर खजुराहो के मंदिर के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। फिर यहाँ पे यशोवर्मन चंदेल वंश का प्रमुख शासक होता था। खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर उसके शासनकाल से संबंधित था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। मैंने क्या बताया, राजा धंग यहाँ पे शासक होते हैं चंदेल वंश के। राजा धंग के समय में कालिंजर से खजुराहो को राजधानी बनाया, कालिंजर से खजुराहो को राजधानी बना लिया राजा धंग ने, ठीक है। खजुराहो के मंदिर के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। फिर यहाँ पे विद्याधर चंदेल शासक, विद्याधर ने गुज्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। विद्याधर चंदेल शासक विद्याधर ने गुज्जर प्रतिहार शासक जो राज्यपाल था उसकी डेथ कर दी। फिर धंगदेव को प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का वास्तविक श्रेय भी दिया जाता है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर धंगदेव ने खजुराहो में कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें वैद्यनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? धंगदेव ने। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? धंगदेव ने। जिगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? धंगदेव ने। अब यहाँ पे विद्याधर आता है। विद्याधर चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यहाँ पे माना जाता है, सबसे पावरफुल। विद्याधर चंदेल वंश का सबसे पावरफुल शासक किससे माना गया? विद्याधर को। और इसने फिर महमूद गजनवी को डटकर सामना किया विद्याधर ने। और यहीं पे परमिर देव चंदेल वंश का अंतिम प्रमुख शासक भी माना जाता है इसको, ठीक है। इसे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने महोबा के युद्ध में पराजित किया। चलिए फिर यहाँ पे इनके सेनापति होते हैं। सेनापति कौन होते हैं? आला उदल महोबा से संबंधित हैं। फिर 1202 ईस्वी में चंदेल शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक होते हैं कौन? दंती दुर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट्स है। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा? सो भैया देखो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं सारे, आपको ध्यान रखने होंगे। लाइट बहुत कम आ रही है इसलिए हम यहाँ पे डल हो गए, कोई बात नहीं, दिखना अच्छा चाहिए, हम कैसे ही हो जाए। तो क्वेश्चन बनेगा कैलाश मंदिर और एलोरा का जो निर्माण है किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने कराया। यहाँ पे सिसोदिया वंश की राजधानी क्या थी? यहाँ पे चित्तौड़गढ़ थी, ठीक है ना। सिसोदिया वंश की। बस ये बचा हुआ है, चलो बस ये बचा हुआ है, फिर यहाँ पे फिनिश हो गया। फिर यहाँ पे क्या असीरगढ़ का किला आता है? क्या आता है भैया जी? असीरगढ़ का किला आता है। इसका स्थान बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है। इसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, किसे? असीरगढ़ के किले को। इसका निर्माण यदुवंशी अहीर राजा आसा अहीर से जोड़ा जाता है, जो असीरगढ़ का किला है। मोतीलाल तेजावत इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, असीरगढ़ किले, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें, इनका संबंध राजस्थान से था। फिर 1921 के आदिवासी आंदोलन के दौरान ये प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे। गोपाल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ये यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला हमारा फैक्ट्स है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप सारे यहाँ पे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। सो आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त यहाँ पे, क्योंकि लाइट इतनी कम आ रही है, हम इतने डल हो गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो गाइज बस आप प्लीज़ बताओ यहाँ पे आपको क्लास कैसी लगी। क्लास तो अच्छी लगी होगी क्योंकि यहाँ पे 32 मिनट की जो बन गई है पूरा का पूरा भैया मैंने राजपूत काल यहाँ पे फिनिश करा दिया, ठीक है। तो कल के सेशन में हम फिर यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है, राजपूत काल से। भैया अभी तो PDF क्रिएट करूँगी। चलिए तो अब यहीं पर अगर सेशन आपको अच्छा लगा है फटाफट सभी सेशन को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।